इतिहास में कुछ कहानियां कभी धुंधली नहीं पड़ती। आज हम आपको फारस यानी पर्शिया और आज के ईरान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक जमीन, एक तहजीब और एक विरासत जिसने दुनिया को बदल दिया। फारस और ईरान, क्या फर्क है? असल में फारस इस जमीन का पुराना नाम है जो यूनानियों ने दिया था, लेकिन यहाँ के लोग खुद को हमेशा ईरान की भूमि का वासी मानते आए हैं। 1935 में सरकार ने दुनिया से कहा, अब हमें ईरान कहिए। यह सफर 5000 साल पुराना है, जब यहाँ की संस्कृति ने मानवाधिकार, सड़कें और डाक व्यवस्था जैसी चीजें दुनिया को दी। ये कहानी है उन बादशाहों और योद्धाओं की जिन्होंने अपनी पहचान को जिंदा रखा। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य है। जानिए कैसे एक छोटा कबीला दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बना और कैसे सिकंदर भी इसकी रूह को मिटा नहीं पाया। क्या कोई तहजीब हजारों साल तक जिंदा रह सकती है? क्या नाम बदलने से पहचान बदल जाती है? या फारस आज भी ईरान की धड़कनों में जिंदा है? इस कहानी में आपको इतिहास के वो अनसुने पन्ने मिलेंगे जो सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं फारस से ईरान तक के इस अद्भुत सफर को। हर महान कहानी की शुरुआत छोटी होती है। 5000 साल पहले ईरान के दक्षिण पश्चिम में एलामाइट्स ने पहली सभ्यता बसाई। शहर, लेखन, व्यापार। उनका सबसे बड़ा शहर था सूसा। एलामाइट्स ने सदियों तक राज किया, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से लड़ाइयां और संधियां की। उनकी भाषा आज भी रहस्य है, लेकिन उन्होंने सांस्कृतिक नींव रखी। समय के साथ दो नए कबीले उभरे, मेडीज और पर्शियन। ये आर्य मूल के लोग थे जिन्होंने आजादी की चिंगारी जलाई। मेडीज ने सबसे पहले एकजुट होकर असीरियन साम्राज्य को हराया और सत्ता का केंद्र पर्शियन लोगों की ओर बढ़ा। इसी दौर में अंशान के शासक साइरस उभरे। उन्होंने मेडीज को हराकर पर्शियन और मेडीज को एक किया। यह आचमेनिड साम्राज्य की नींव थी, दुनिया का पहला विश्व साम्राज्य। साइरस ने सिर्फ जमीन नहीं, लोगों के दिल भी जीते। साइरस महान सिर्फ विजेता नहीं, दूरदर्शी शासक था। उसकी असली महानता उसके शासन में थी। बेबीलोन जीतने के बाद उसने साइरस सिलेंडर के जरिए मानवाधिकार और धार्मिक आजादी का ऐलान किया। दुनिया का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र। उसका साम्राज्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक फैला, लेकिन तलवार से नहीं, सम्मान और सहिष्णुता से टिका था। उसने स्थानीय राजाओं और परंपराओं को बनाए रखा, यहूदियों को आजादी दी। इसीलिए उसका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। आचमेनिड साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा अनूठा था। सत्रपी व्यवस्था, राजा की आंखें और कान जैसी निगरानी। व्यापार और संचार के लिए रॉयल रोड बनाई गई, जिससे संदेश 7 दिन में साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता था। साइरस का सपना, एकजुट और समृद्ध साम्राज्य, हकीकत बन चुका था। साइरस के बाद दारियस महान ने साम्राज्य को नई ऊंचाई दी। उसने प्रशासन, मुद्रा और व्यापार में सुधार किए। दारियस की सबसे बड़ी देन थी परसेपोलिस। यह सिर्फ राजधानी नहीं, फारसी कला और संस्कृति का चमत्कार था। परसेपोलिस की नक्काशी में साम्राज्य के अधीन देशों के प्रतिनिधि दिखते हैं। हर साल नौरोज पर सब यहां इकट्ठा होते थे। दारियस के बेटे झर्क्सीस ने यूनान पर हमला किया। थर्मोपिले में जीत मिली, लेकिन अंत में हार का सामना करना पड़ा। इन युद्धों से साम्राज्य कमजोर हुआ, लेकिन परसेपोलिस का निर्माण जारी रहा। आचमेनिड साम्राज्य 150 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना रहा। लेकिन पश्चिम से एक नया तूफान उठ रहा था, सिकंदर। हर साम्राज्य का सूरज ढलता है। आचमेनिड साम्राज्य के लिए यह शाम लेकर आया सिकंदर महान। 334 ईसा पूर्व सिकंदर ने फारस पर हमला किया। उसकी छोटी लेकिन अनुशासित सेना ने दारियस तृतीय को हराया। इस्सस और गौगा मेला की लड़ाइयों के बाद सिकंदर ने बेबीलोन और सुसा पर कब्जा किया। फिर परसेपोलिस पहुंचा। 330 ईसा पूर्व परसेपोलिस में आग लगी, फारसी गौरव का अंत। दारियस तृतीय मारा गया, सिकंदर फारस का मालिक बन गया। उसने फारसी रीति रिवाज अपनाए, यूनानी फारसी संस्कृति का संगम चाहा, लेकिन उसकी मौत के साथ उसका साम्राज्य भी बिखर गया। सिकंदर के सेनापतियों ने साम्राज्य बांट लिया। फारस का हिस्सा सेल्यूकस को मिला, जिसने सेल्यूसिड साम्राज्य बनाया। यूनानी शासकों ने फारसी दिल नहीं जीते। फारसी लोग अपनी आजादी और संस्कृति के लिए तैयार थे। सिकंदर का तूफान गुजर गया, लेकिन फारस की आत्मा जिंदा रही। सिकंदर के बाद पार्थियन घुड़सवारों ने फारस को फिर से ताकतवर बनाया। उन्होंने रोमन साम्राज्य को भी टक्कर दी।
पार्थियन शासकों ने 500 साल तक राज किया, फारसी संस्कृति को जिंदा रखा और सिल्क रोड पर नियंत्रण किया। लेकिन लगातार युद्धों और आंतरिक कलह से वे कमजोर पड़ गए। तीसरी सदी में अर्दशीर प्रथम ने पार्थियनों को हराकर ससानीद साम्राज्य की नींव रखी, फारस का दूसरा स्वर्ण युग। ससानीदों ने जोरोस्ट्रियन धर्म को राजधर्म बनाया, कला, संगीत और वास्तुकला को ऊंचाई दी। उन्होंने शाहनशाह की उपाधि ली और तिस्फोन को राजधानी बनाया। लेकिन पूर्व से एक नया तूफान उठ रहा था, इस्लाम। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ। ससानीद साम्राज्य कमजोर था और कादिसिया की लड़ाई के बाद फारस अरबों के अधीन आ गया। फारसी लोगों के लिए यह बदलाव आसान नहीं था। भाषा, धर्म, संस्कृति सब खतरे में थे। लेकिन फारस ने इस्लाम को अपनाया अपनी शर्तों पर। फारसी भाषा और पहचान बची रही। फिरदौसी ने शाहनामा लिखकर प्राचीन गौरव को जिंदा किया। रूमी, हाफिज, सादी जैसे कवियों ने फारसी साहित्य को अमर बना दिया। फारसी कारीगरों ने इस्लामी वास्तुकला को नया रूप दिया। नीली टाइलें, गुंबद, जटिल डिजाइन। विज्ञान और गणित में भी फारसी विद्वानों ने दुनिया को नई दिशा दी। तलवार हार गई, लेकिन फारसी आत्मा और कलम जीत गई। मंगोलों के बाद 16वीं सदी में सफवीद वंश ने फारस को फिर से एकजुट किया। शाह इस्माइल प्रथम ने शिया इस्लाम को राजधर्म बनाया। शाह अब्बास महान के शासन में इस्फहान को राजधानी बनाया गया। इस्फहान निस्फे जहां। इस्फहान के नक्श ए जहां, स्क्वायर, मस्जिदें, महल और बाजार फारसी इस्लामी वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं। शाह अब्बास ने कला, व्यापार और विदेशी संबंधों को बढ़ावा दिया। सफवीदों ने 200 साल तक शासन किया, आधुनिक फारसी राष्ट्र की नींव रखी। अफगान आक्रमणों के बाद काजर और पहलवी वंश आए। 1935 में देश का नाम फारस से बदलकर ईरान कर दिया गया, अपनी प्राचीन जड़ों की ओर लौटने का प्रयास। आज का ईरान आधुनिक, जटिल, लेकिन उसकी रगों में फारस की आत्मा जिंदा है। फारसी भाषा, नौरोज का त्योहार और कवियों की परंपरा आज भी लोगों की जिंदगी में बसी है। ईरानी कालीन, मिनिएचर पेंटिंग और वास्तुकला में फारसी नफासत झलकती है। इस्फहान की नीली मस्जिदें, शिराज के मकबरे, यहां इतिहास से बात होती है। तो क्या फारस आज भी ईरान में जिंदा है? हाँ, बिल्कुल। नाम, शासक, धर्म सब बदले, लेकिन इस जमीन की रूह और पहचान नहीं बदली। असली ताकत इमारतों या सेनाओं में नहीं, बल्कि संस्कृति और आत्मा में होती है। और जब तक ये आत्मा जिंदा है, फारस भी जिंदा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सुनने लायक है।